तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइन में सबसे पहला है बेसिक नेचर। बेसिक नेचर में कोई भी चीज़ बेस है, इसका सिंपल सा मतलब होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है या H+ को एक्सेप्ट कर सकता है। इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए हमने एक अमाइन को एसिड के साथ रिएक्ट करा दिया। जब मैंने इसको एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो H+ इसको एक्सेप्ट करेगा, और जब ये नाइट्रोजन इस H+ को एक्सेप्ट करेगा तो बनाएगा RNH3+ और Cl-। ये RNH3+ और Cl- बनता है सॉल्ट, और सबको पता है कि HCl एक एसिड है, तो ऑब्वियसली ये रिएक्ट कर रहा होगा किसी बेस से। इससे ये वेरीफाई हो जाता है कि RNH2 एक बेस है। अब ये बेस है तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कितनी होगी ये पता करना है। तो आप सबको पता है कि बेस का मतलब क्या हुआ, H+ को एक्सेप्टर। तो कोई भी बेस जितने ज़्यादा H+ को एक्सेप्ट करेगा उतना ही अच्छा बेस होगा, और अगर H+ को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, कितना भी उसके ऊपर लोन पेयर हो, कितना भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, अच्छा बेस कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा। तो बेसिक कैरेक्टर इस बात पे डिपेंड करता है कि वो H+ को कितना ज़्यादा एक्सेप्ट करता है। सिंपल सी बात है। और जब भी कभी बेसिसिटी की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारे पास OH- होता है। जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन OH- का होगा उतना ज़्यादा बेस होता है, पहली बात। दूसरी बात, आपको पता है कि जब Kb ये वैल्यू होती है, आपको कांस्टेंट, बेस का एक कांस्टेंट होती है Kb, जितनी ज़्यादा Kb होती है उतना ही ज़्यादा बेसिसिटी होता है। अब अगर pH की बात करें तो pH जितना ज़्यादा होगा बेसिसिटी उतनी ज़्यादा होगा, लेकिन pOH जितना कम होगा बेसिसिटी उतनी ज़्यादा होगी। OH जितना ज़्यादा बेसिसिटी उतनी ज़्यादा, OH का कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन pOH जितना ज़्यादा बेसिसिटी उतनी कम हो जाएगी। और साथ ही साथ pKb की अगर हम बात करें तो pKb जितना ज़्यादा होगा बेसिसिटी उतनी कम होती जाएगी। तो pKb देखो, OH और pOH, Kb एंड pKb, ये दिख रहा है। सेम इसी तरीके से एसिडिटी की अगर हम बात करूं या एसिडिक नेचर की बात करें तो वो H+ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा, हाँ या ना? और साथ ही साथ Ke के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ए का मतलब एसिड, और साथ ही साथ pH के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि H+ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो pH के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और pKa के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और एसिडिटी और बेसिसिटी एक दूसरे के क्या रिलेशन करेंगे, इन्वर्सली या डायरेक्टली? इन्वर्सली। तो आपने कहा कि अगर कोई ज़्यादा एसिडिक है तो एसिडिटी अगर उसकी ज़्यादा है तो इसका मतलब बेसिसिटी उसकी क्या होगी बेटा, कम होगी। कुछ इस तरीके से ये प्रॉपर्टीज आपको पहले से पता होनी चाहिए। और इसी के बेस पे अगर मुझे ये पता करना है कि कोई ज़्यादा बेसिक है या ज़्यादा एसिडिक है तो हमें बेसिकली क्या देखना होगा बेटा, Kb या pKb या pOH देखना होगा। इन सारी चीज़ों को देख करके हमें पता करना होगा कि ये बेसिसिटी है या नहीं। और दूसरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं बेसिसिटी की बात करूँगा तो बेसिसिटी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर कहीं कोई ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो वो बेसिसिटी को हमेशा बढ़ाएगा। और एसिडिटी बताओ, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, यही तो पढ़ाया गया था। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग के इन्वर्सली होगा या डायरेक्टली? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के इन्वर्सली होगा। और यहाँ पे बताओ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के इन्वर्सली होगा, यही ना? हमें क्या करना है, बेसिसिटी जानना है या एसिडिटी जानना है? हम दोनों को एक साथ लेके चल रहे हैं। बेसिकली हमारा मेन तो टास्क होगा बेसिसिटी को समझना, लेकिन मैंने दोनों को एक साथ इसलिए लिख दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। एक और बात मैं लगे हाथ लिख देता हूँ, मैं उन सारी ग्रुप का नाम एक साथ लिख देता हूँ जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं, और जितने भी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉइंग ग्रुप हैं उन सबका नाम अगर एक साथ लिख दूँ तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि जितने भी हैलोजन है वो क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं। और जितने भी कार्बन से यानी कि एल्काइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। तो अगर कार्बन ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और हाइड्रोजन ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, एसिडिटी को बढ़ाएगा और बेसिसिटी को कम करेगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी को कम करेगा और बेसिसिटी को बढ़ाएगा। इसके बेस पे ध्यान सुनना, अगर इसके बेस पे मैं आपको एक छोटा सा सवाल पूछ लूँ आपसे क्वेश्चन कि भैया हमारे पास सबसे अमोनिया है, मान लो ये अमोनिया है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। मैंने एक हाइड्रोजन हटा के एक CH3 ग्रुप लगा दिया, ध्यान से सुनना, मैंने एक CH3 ग्रुप लगा दिया, तो क्या CH3 ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया होगा? तो क्या इसकी वजह से इसका बेसिक नेचर थोड़ा सा बढ़ गया होगा, हाँ या ना? बड़ा होगा। मैंने एक और हाइड्रोजन हटा के एक और CH3 लगा दिया, ध्यान से सुनना, एक और हाइड्रोजन हटाया और एक और CH3 लगा दिया, तो क्या थोड़ा सा बेसिक नेचर और बढ़ गया होगा, हाँ या ना?
और अगर मैं एक और हाइड्रोजन हटा करके एक और CH3 लगा दूं तो क्या मेरा बेसिक नेचर थोड़ा और बढ़ गया होगा? तो बेसिसिटी, अब आपको क्या लग रहा है कि सबसे ज़्यादा बेसिसिटी किसके होगी? सबसे लास्ट वाला 3 डिग्री, और उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। बट ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? गैसियस फेज में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, गैसियस फेज में हम इसका एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि 3 डिग्री सबसे ज़्यादा होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ये गैसियस फेज में। अगर मैं गैसियस फेज में बेसिसिटी की बात करूं, इन गैसियस फेज, बेसिसिटी इन गैस फेज, तो गैसियस फेज में आप बोल सकते हैं कि 3 डिग्री सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, फिर 2 डिग्री, और फिर 1 डिग्री, और फिर NH3। क्यों? क्योंकि गैसियस फेज में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, कोई चारों तरफ से रिपल्सन नहीं है, कोई हाइड्रोजन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। डायरेक्टली सिर्फ क्या कॉन्सेप्ट है? प्लस आई इफेक्ट। और प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितना ज़्यादा होगा और उसका बेसिसिटी उतना होगा। लेकिन अगर एक्वस फेज की बात की तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इन एक्वस फेज, बेसिसिटी इन एक्वस फेज, बेसिसिटी इन एक्वस फेज, जैसे आप एक्वस फेज की बात करते हो बेटा, मामला गड़बड़ हो जाता है। उस केस में ध्यान सुनना, उस केस में हाइड्रोजन एक्सेप्ट करने के लिए जब हाइड्रोजन इसके पास आता है तो इसके बल्कियर ग्रुप की वजह से हाइड्रोजन अंदर इंटर ही नहीं कर पाता। और जब ये हाइड्रोजन उसके पास जा ही नहीं पा रहा, मैंने क्या बोला कि चाहे कोई कितना भी इलेक्ट्रॉन कैरी करने वाला क्यों ना हो, अगर वो इलेक्ट्रॉन किसी का काम नहीं आ रहा तो फायदा क्या उस इलेक्ट्रॉन का? अगर वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा तो काहे का वो बेसिक नेचर होगा? होगा क्या? नहीं। अब यहाँ पे देखो, माना कि इलेक्ट्रॉन इसके पास थोड़े से कम है लेकिन हाइड्रोजन आसानी से आ पा रहा है। इस वजह से जब 3 डिग्री और 2 डिग्री को कंपेयर करते हैं तो हमें 2 डिग्री ज़्यादा बेसिक दिखता है एज कंपेयर टू 3 डिग्री। किसकी वजह से? क्या रीजन है? स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, रिपल्सन की वजह से। तो बेसिसिटी इन एक्वस फेज अगर आप बात करते हो अमोनिया का या अमाइन का, तो आप देखेंगे 2 डिग्री की जो बेसिसिटी है वो हमेशा 3 डिग्री से ज़्यादा होगा। लेकिन 1 डिग्री और अमोनिया में जो रिलेशन है वो डिपेंड करता है कि इसके साथ जो ग्रुप लगा है क्या वो CH3 है, C2H5 है, या CH3 है, C3H7 है। उसके लिए मैं एक लाइन लिखवा दे रहा हूँ, आप ध्यान से इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे। इन केस ऑफ C2H5, इन केस ऑफ C2H5 आपका ये जो बनेगा, ये बनेगा सबसे ज़्यादा 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, और फिर 1 डिग्री, और फिर अमोनिया। ठीक है। लेकिन अगर आप CH3 की बात कर रहे हो तो CH3 के केस में ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है। सबसे ज़्यादा 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर 3 डिग्री, और फिर अमोनिया। थोड़ा सा पीछे चला जाता है। लेकिन अगर आप C3H7 यानी कि एक कार्बन और बढ़ा देते हो तो ये 3 डिग्री थोड़ा सा और पीछे चला जाता है। अगर आप C3H7 की बात करते हो तो ये 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर NH3, और फिर आखिरी में क्या चला जाता है बेटा? 3 डिग्री। देखो शिफ्ट हो रहा, 3 डिग्री पहली बार कहाँ शिफ्ट हुआ? यहाँ पे, और दूसरी बार फिर से एक पीछे शिफ्ट हो जाएगा। और इस तरीके से जब भी कभी आपको बेसिसिटी इन एक्वस फेज की बात करनी होगी तो एक्वस फेज में सबसे ज़्यादा किसकी होगी? 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर अमोनिया। किसके केस में? C2H5 के केस में। लेकिन अगर R की जगह C2H5 की जगह CH3 होगा तो 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, और उसके बाद अमोनिया। और अगर C3H7 हुआ तो 2 डिग्री, 1 डिग्री अमोनिया, और 3 डिग्री सबसे कम हो जाएगा। ये इसके बेसिक नेचर की बात होगी। अब एक और बात है, यहाँ पे बेसिक नेचर तो आपने अमाइन का देख लिया, लेकिन क्या होगा एनिलीन अगर आ जाए बीच में, यानी कि बेसिक नेचर ऑफ एनिलीन वर्सेस अमोनिया। तो अगर मैं आपसे कहूँ एनिलीन वर्सेस अमोनिया, अगर एनिलीन वर्सेस अमोनिया की बात करूं बेटा तो देखो क्या होगा। एनिलीन को ज़रा ध्यान से देखो, एनिलीन वर्सेस अमोनिया या एनिलीन वर्सेस अमाइन कंपेयर करते हैं, बाद में अमोनिया देखेंगे। अमाइन, एनिलीन वर्सेस अमाइन अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये हमारे पास एनिलीन है, ये देखो NH2। फिर से देखना और बताना मुझे ये आखिर बेस क्यों था, किसकी वजह से था? लोन पेयर की वजह से। अगर लोन पेयर नहीं है तो
बेस नहीं है। एनिलीन में क्या वो लोन पेयर नाइट्रोजन के पास है? नहीं, बल्कि ये डबल बॉन्ड ऐसे घूमेगा और लोन पेयर अंदर चला जाएगा, और उसकी वजह से आप देखेंगे कि भैया अगर आप नाइट्रोजन को ध्यान से देखोगे तो नाइट्रोजन यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ आएगा, पॉजिटिव चार्ज बनाएगा और लोन पेयर यहाँ आ जाएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और फिर एक बार और मान लो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ऐसे घूम गया तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यही लोन पेयर पैरा पोजीशन पे पहुँच जाता है। और एक बार अगर मैं और ये बॉन्ड को घुमा दूँ तो यही वापस से दूसरे वाले ऑर्थो पे पहुँच जाएगा, और फिर आप फाइनली आप देखेंगे कि जहाँ से वो लोन पेयर आया था उस जगह पे वापस चला जाएगा, बस डबल बॉन्ड की पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी। तो बताना ज़रा, हाइड्रोजन मान लो आ गया, हाइड्रोजन एक्सेप्ट करने वाला ही बेस होता है। हाइड्रोजन मान लो आए तो हाइड्रोजन जाए बेचारा कहाँ? वो नाइट्रोजन के पास आया और इस उम्मीद में कि यहाँ पे हमें लोन पेयर मिलेगा। नाइट्रोजन ने तो अपना लोन पेयर किसी और को दे दिया, धोखा हो गया उसके साथ, होता है। अब क्या हाइड्रोजन वहाँ इंतज़ार करा? उसने बोला थोड़ी देर रुक जाओ, वो इंतज़ार किया। फिर उसने कहा नहीं मैं इंतज़ार नहीं करूँ, मैं वहीं जाऊँगा जहाँ लोन पेयर गया है। उसने कहा ठीक है चले जाओ ऑर्थो पे। जब तक बेचारा ऑर्थो पे पहुँचा तब तक वो कहाँ पहुँच गया? पैरा पे। फिर से धोखा। फिर उसने किसी ने कहा कि नहीं वो पैरा पे गया, लोन पेयर पैरा पे गया। हाइड्रोजन पैरा पे आया, वो दूसरे ऑर्थो पे पहुँच गया। हाइड्रोजन गुस्से में लाल। फिर आखिर उसने कहा चलो एक चांस और लेते हैं। वो जैसे ऑर्थो पे गया, हाइड्रोजन वापस जहाँ से आया था नाइट्रोजन के पास, वहीं लोन पेयर वहीं पहुँच गया। हाइड्रोजन गुस्से में लाल वापस चला गया। उसने कहा अब मुझे नहीं जोड़ना। तो क्या ये बेसिक है? तो क्या ये बेसिक है? नहीं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एनिलीन और अमाइन में कौन ज़्यादा बेसिक है? अमाइन ज़्यादा बेसिक है, एनिलीन कम बेसिक है। क्या रीज़न है? अनअवेलेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेशन ऑफ प्रोटॉन। H+ को एक्सेप्ट करा ना, एक्सेप्टेशन ऑफ प्रोटॉन। तो इसको पहले एनिलीन लिखेंगे, एनिलीन वर्सेस अमाइन, और ये पूरा पांचों स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करेंगे। और हाँ 5 है ना, ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप इसको ड्रॉ करेंगे, उसके बाद में पॉइंट बोलूँगा फिर लिखेंगे, ठीक है। Aniline is less basic. Aniline is less basic than amine. Aniline is less basic than amine. Aniline is less basic than amine due to, क्या रीजन होगा? Due to resonance. हाँ, due to resonance या unavailability of acceptance of proton या less acceptance. Amine is less basic, aniline is less basic than amine. Aniline है ना, aniline is less basic than amine due to resonance, बस यही लिख लो। Aniline is less basic than amine due to resonance। अब कुछ क्वेश्चन लिखूंगा, मैं उसकी pKb वैल्यू दे दूंगा आपको। मैं आपको pKb वैल्यू दे देता हूँ, किसी भी मैं क्वेश्चन लिखूंगा और उसका pKb वैल्यू दे दूंगा, और आप उसके बेस पे आप बेसिसिटी बताओगे, ठीक है ना। मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ और साथ ही साथ मैं इसके pKb की वैल्यू ले देता हूँ ताकि आप लोगों को आसान रहे बेसिसिटी लिखने में। सबसे पहला है, मैं यहाँ पे नेम लिखूँगा कंपाउंड, और इसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ बना देता हूँ, और उसका pKb वैल्यू मैं लिख देता हूँ। पहला है मीथेन अमाइन। मीथेन अमाइन, चलिए बताइए मीथेन अमाइन अगर हमारे पास उसका फॉर्मूला बताइए जल्दी से। आपका IUPAC नेम आपको लिख दिया गया, क्या होगा? CH3NH2। इसका बेटा pKb जो वैल्यू होता है वो है आपका 3.38। फिर है N मिथाइल मीथेन अमाइन। N मिथाइल मीथेन
अमाइन। बताना इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH3N CH3H। इसका जो वैल्यू है वो है 3.27। फिर NN डाईमिथाइल मीथेन अमाइन, मीथेन अमाइन। बताओ इसमें कैसे लिखें, क्या तीनों जगहों पे H हटा करके CH3 लगा दिया। इसकी जो वैल्यू है बेटा 4.22 हो गई। ओके, इथेन अमाइन, इथेन अमाइन, इथेन अमाइन में CH3 CH2 NH2 और ये हो गया आपका 3.29। फिर है N इथाइल इथेन अमाइन, N इथाइल इथेन अमाइन। इसके लिए हो गया C2H5N C2H5H और इसकी जो वैल्यू आई है वो 3.00। फिर NN डाईइथाइल, NN डाईइथाइल इथेन अमाइन, NN डाईइथाइल इथेन अमाइन में C2H5N C2H5 और ये रहा H। NN डाईइथाइल इथेन अमाइन यहाँ पे भी लगेगा C2H5 और इसकी जो वैल्यू है वो है 3.25। फिर है बेंजीन अमाइन, बेंजीन अमाइन। तो बताना बेटा बेंजीन अमाइन में बेंजीन लिख दूँ और बस एक NH2 लगा दूँ तो ये हो जाएगा बेंजीन अमाइन। इसका जो वैल्यू दिया है 9.38, बहुत ज़्यादा है यार इसका। तो फिनाइल मीथेन अमाइन अगला है, फिनाइल फिनाइल मीथेन अमाइन। इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा बस अंतर सिर्फ इस बात का है कि यहाँ पे एक CH2 लगेगा और उसके बाद NH2 लगेगा। इसकी जो वैल्यू है 4.70 है। N मिथाइल एनिलीन, N मिथाइल एनिलीन। हमने क्या किया, एनिलीन पहले बना लिया, ये रहा NH और इसमें एक मिथाइल लगा दिया यानी CH3। इसकी वैल्यू है 9.30 और सबसे लास्ट है NN डाई मिथाइल, NN डाई मिथाइल एनिलीन। इसके लिए इसका जो फार्मूला है मैंने बस सेम किया, कोई अंतर नहीं, बस यहाँ पे N के साथ 2 CH3 लगा दिया। NN डाई मिथाइल एनिलीन 8.92, ये इसका पीकेबी वैल्यू है। सारी वैल्यूज मैंने आपको दे दी हैं। पीकेबी की वैल्यू आपके सामने है। आपको केबी की वैल्यू, पहला ऑर्डर है केबी का ऑर्डर लिखोगे आप और फिर आप लिखोगे बेसिसिटी, बेसिसिटी और फिर आप लिखोगे एसिडिटी। हाँ, आप बताओ ऑर्डर लिखोगे। सबसे पहले पीकेबी अगर ज़्यादा है तो केबी इन्वर्सली या डायरेक्टली। आप सबको पता है कि एसिडिटी, एसिडिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। पहला ऑर्डर तो यही हो गया है ना। और बेसिसिटी, बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केबी एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेबी। तो अब आप सबसे पहले पीकेबी और केबी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, तो आपको पीकेबी दिया हुआ है, केबी बता दो। सबसे पहले सबसे ज़्यादा कौन है, केबी सबसे ज़्यादा किसका होगा, जिसका पीकेबी सबसे कम होगा। तो आप बताइए सबसे पहला सबसे कम कौन है, 3, यही है ना। 3 किसका है, एन एंड। मैं यहाँ पे ABCD लिख देता हूँ ताकि आसान रहे, ABCDEFGHI और J। बताओ बेटा सबसे केबी सबसे ज़्यादा किसका होगा, सबसे ज़्यादा किसका होगा, E का। तो आपने E सबसे ज़्यादा लिख दिया। उसके बाद E के बाद ढूंढ के बताओ, E के बाद 3.25, यही है ना।
कौन है ये? F, यही ना? और F के बाद 3.27 B, और उसके बाद D फॉर डॉग, और उसके बाद A के बाद बताओ बेटा, 3 खत्म हो गया 3, अब आया 4.22 C के बाद 4.70 H, और उसके बाद 8.92 क्या है J, और J के बाद I, और I के बाद कौन है? G। तो एक बार चेक कर लेते हैं पूरा हो गया क्या? A B C D E F G H I J कंप्लीट। अब ये आपको KB मिल गया। अगर KB आपको मिल गया तो क्या बेसिसिटी का बस सेम ऑर्डर है बेटा? तो सेम बेसिसिटी का ऑर्डर लिख दो, E F B D A C H J I G। एक बात बताना, ज़रा ध्यान से सुनना, ये जो एसिडिटी और KB की वैल्यू है, ये एसिडिटी और KB की वैल्यू इन्वर्सली है डायरेक्टली? इन्वर्सली है। तो अगर आपने बेसिसिटी लिखा है, ये जो ऑर्डर लिखा है आपने वो इंक्रीजिंग ऑर्डर है या डिक्रीजिंग ऑर्डर? ये जो ऑर्डर है डिक्रीजिंग ऑर्डर है ना? तो यहाँ पे इसी को बस उल्टा कर देंगे। सबसे पहले कौन आएगा? G, उसके बाद I, फिर J H C A D B F E। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो पहले इधर देख लो, ये एक 3 चीज़ें पहले यहाँ से देख लो। क्या इसमें, इसको देखोगे अगर, तो क्या ये कौन सी कितनी डिग्री? प्राइमरी, ये सेकेंडरी और ये टर्शरी। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी में सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है? जिसका pKb सबसे कम हो? मिथेनामाइड सबसे पहले, उसके बाद फिर सेकेंड डिग्री सबसे कम। अगर आप देखेंगे तो ये रहा पोर्शन सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे A, और उसके बाद, ठीक है। सेम इसी तरीके से मैंने यहाँ पे भी बनाया है। आप देखेंगे कि पहले 1 कार्बन का, फिर 2 कार्बन का, फिर मैंने बेंजीन का, ऐसे बना के देखा है और सबका pKb मैंने आपको दे दिया। इससे आपका पूरा बेसिसिटी और एसिडिटी आ गया। इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे, फिर हम अगले केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी है एल्काइलेशन। एल्काइलेशन ऑफ अमोनिया या अमाइन। एल्काइलेशन ऑफ अमाइन। अच्छा, अमाइन का एल्काइलेशन का मतलब हमें एक H हटा करके एक R लगाना है। तो मेरे ख्याल से भी थोड़ी देर पहले मैंने एक प्रोसेस आपको बताया था। कौन सा प्रोसेस था बेटा? याद करो किसी को। अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो फिर से अगर मैं आपसे कहता कि हमारे पास अमोनिया है और मैं इसका रिएक्शन RH के साथ कराऊं, बताओ क्या हो जाएगा? RNH2। और फिर से अगर मैं RH के साथ रिएक्शन कराऊं तो क्या हो जाएगा? R2NH। फिर से मैं RH के साथ इसका रिएक्शन कराऊं तो R3N। और फिर से मैं RH के साथ इसका रिएक्शन कराऊं R4N प्लस X-। ये थोड़ी देर पहले अभी तो पढ़ाया था। तो यही जो एल्काइलेशन ऑफ अमाइन है, एल्काइलेशन ऑफ अमाइन ही दूसरे शब्दों में अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड बोला जाता है। ठीक है, ये दोनों एक ही बात होता है। नेक्स्ट है असाइलेशन। एल्काइलेशन अब आपका कंप्लीट हो गया। अगला है असाइलेशन। असाइलेशन। अच्छा, कोई असाइल ग्रुप बता दे क्या होता है? असाइल याद है किसी को? असाइल ग्रुप क्या होता है बेटा? एनीवन? RCOCl, यही तो होता था असाइल ग्रुप। अगर याद हो किसी को तो RC≡CL, यही तो होता था असाइल ग्रुप। ठीक है ना? तो सोचो अगर मैं असाइलेशन करा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे इसका रिएक्शन HNH2 के साथ करा दूँ, हो जाएगा?
क्या बना, R C डबल बॉन्ड O NH2। बताओ बेटा क्या यही बनेगा या कुछ और बनेगा? आसान था। अगर मैं यही रिएक्शन कराऊँ CH3, मान लो CH3 C डबल बॉन्ड O है Cl प्लस CH3 NH2, अब बताओ इसको पलट दूँ और ऐसे लिख दूँ H NH और यहाँ लिख दूँ CH3। अब आप समझ गए होगे क्या होने वाला है। तो CH3 C डबल बॉन्ड O NH CH3। ओके, तो CH3 C डबल बॉन्ड O Cl प्लस H N CH3 CH3। बताओ बेटा समझ गए? तो CH3 C डबल बॉन्ड O N CH3 और CH3। क्या टर्शरी अमाइन के साथ इसका रिएक्शन हो सकता है? नहीं होगा ना, क्यों नहीं होगा? ठीक है, टर्शरी अमाइन के साथ इसका रिएक्शन नहीं होगा। तो ये हो गया असाइलेशन। नेक्स्ट है, चौथा है रिएक्शन विद एनहाइड्राइड। अच्छा, अब कोई एनहाइड्राइड के बारे में बता दे क्या होता है, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। मान लीजिए आपके पास है RNH, ये H, तो ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन कहलाता है। कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन कहलाता है। कई बार ऐसा बताया जा चुका है, यानी कि मौका पड़ने पे निकल लेगा धीरे से। अब मैंने इसका रिएक्शन एसिड एनहाइड्राइड यानी कि C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 इसके साथ करा दिया ऐसे। अब आप समझ गए होंगे ये वाला कोई भी बॉन्ड ऐसे टूट गया, प्योर और इम्प्योर बताया था, तो ये ऐसे टूट गया, यहाँ पे आया पॉजिटिव और यहाँ पे आया नेगेटिव। ये H प्लस किसके पास जाएगा और ये नाइट्रोजन किसके साथ जाएगा? C के साथ। अब बताओ क्या बन गया, RN, एक H यहाँ पे और इसके साथ जुड़ गया C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस साथ ही साथ क्या बना होगा CH3, बताओ COOH, ओइक एसिड। एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराने पे यही बनेगा। चलो इसका प्रोडक्ट बनाओ बेटा। चलो इन दोनों का प्रोडक्ट फटाफट बना दीजिए। तो पहले वाले का प्रोडक्ट आ गया, अब तक बन गया होगा। ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यहाँ से ये H कहाँ जाएगा, O के पास, नाइट्रोजन किसके साथ जाएगा, C के साथ। तो बताओ क्या बना, बेंजीन लिख दिया मैंने। इस बेंजीन के साथ क्या आया N, और N के साथ जुड़ा है H, और उसके साथ क्या जुड़ गया C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस क्या बना CH3 C डबल बॉन्ड O OH, यही तो बना। इसमें बताओ क्या बना, फिर से वही, ये बॉन्ड यहाँ से टूटा, ये H उठ करके इस कार्बन के पास ऑक्सीजन के पास आ गया, और ये नाइट्रोजन जुड़ा इस कार्बन से। बेंजीन इसके साथ ये रहा नाइट्रोजन, और इसके साथ यहाँ CH3 बना,
और इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है C डबल बॉन्ड O और इसके साथ जुड़ा है CH3 प्लस बेंजीन और बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड O OH। इसमें भी सेम, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के ऊपर आएगा, नाइट्रोजन इस कार्बन के ऊपर जाएगा। फिर से सेम CH3N और इसके साथ एक और CH3 नीचे लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O और इसके साथ लगा है बेंजीन प्लस बेंजीन है और इस बेंजीन के साथ जुड़ा है C डबल बॉन्ड O और इसके साथ यहाँ पे OH। क्या ये सब अच्छे से समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो हमने अभी क्या देखा? हमने देखा सबसे पहले एल्काइलेशन, फिर एसाइलेशन, एसाइलेशन के बाद रिएक्शन विद एसिड एनहाइड्राइड, इनको नोट करेंगे। फिर अगला है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन या इसी को आप बोलते हो आइसोसाइनाइड टेस्ट, ये अगला रिएक्शन है। इसमें आपके पास RNH2 यानी कि एनिलीन होगा, उसका रिएक्शन CHCl3 के साथ कराना होगा इन प्रेजेंस ऑफ 3 मोल्स ऑफ KOH। जब आप इसका रिएक्शन इसके साथ कराएंगे तो ये बनेगा आइसोसाइनाइड। से समझ में आ रहा है कि RNC बनने वाला। देखो साइनाइड होता तो क्या बनता? CN, और ये आइसोसाइनाइड है तो इसलिए क्या बनने वाला है? RNC। और यहाँ पे पोटेशियम, यहाँ पे क्लोरीन है तो 3 मोल्स ऑफ, 3 पोटेशियम है 3 क्लोरीन है तो 3 मोल्स ऑफ KCl बाहर निकल जाएगा। और OH 3 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 इधर 1 इधर, तो 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बाहर, वो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन मिल करके H2O बना लेगा। तो मेन जो चीज़ है वो है आपका RNC, ये आइसोसाइनाइड, इसीलिए इसका नाम होता है आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो अगर कभी आपको अमाइन का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ कराया जाए इन प्रेजेंस ऑफ KOH तो क्या बनता है? आइसोसाइनाइड बनता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर देना बेटा फटाफट। अगर मैंने कहा CH3NH2 का रिएक्शन हमने CHCl3 के साथ KOH के साथ कराया, अब बताओ क्या बनेगा? CH3NC, या इसी को आप कार्बाइल अमाइन बोलते हो। तो आप हाँ, तो इस कार्बाइल अमाइन या फिर आइसोसाइनाइड दोनों बातें सेम है। तो मैं अगर यहाँ पे ऐसे लिख देता, मैंने यहाँ पे ये लिखा CH2NH2, फिर से मैंने यही सेम काम किया CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ KOH। समझ गए होगे क्या बनने वाला है? बेंजीन बना और यहाँ पे आया CH2 और ये बन गया NC। नोट करें, इसे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप बहुत ही ध्यान से समझ लो। अगला मेथड, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड क्या होता है बेटा? नाइट्रस एसिड क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? अच्छा ठीक है, इससे पहले कि आप नाइट्रस एसिड, चलो आपको नहीं याद है कोई बात नहीं। आप में से कोई सैंडमेयर रिएक्शन याद है किसी को? क्या होता था सैंडमेयर रिएक्शन? डायजोनियम सॉल्ट बनता था। किसके साथ रिएक्शन कराते हैं बस वही बता दो। RNH2 का रिएक्शन HNO2, या आप लोग उस टाइम पे कराते थे NaNO2 के साथ HCl यूज करते थे, याद आया? तो इससे क्या बनेगा? RN2 प्लस और Cl माइनस। यह है आपका रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, इसे बोलते हैं डायजोनियम सॉल्ट। ये डायजोनियम सॉल्ट है। इस डायजोनियम सॉल्ट में आगे आप जो भी यूज करोगे वो आपके ऊपर है कि आप इसे क्या बना सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर देना। बताना बेटा क्या बनेगा? बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट N2 प्लस NCl माइनस, तो ये हो गया बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। आगे आप जो भी यूज करना चाहो आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है।
आगे आगे अभी मैं एक पूरा का पूरा प्रॉपर डायजोनियम सॉल्ट का पूरा रिएक्शन बताऊंगा, उससे आप करेंगे। नेक्स्ट है रिएक्शन विद अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। हाँ, विद अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। अब अराइल सल्फोनाइल क्या होता है, इसको ऐसे देखते हैं। ये रहा बेंजीन और ये रहा S डबल बॉन्ड O, ये क्लोरीन। इसे अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड बोलते हैं। अब आप इसका रिएक्शन कराइए, इसी को हम हिंसबर्ग रिएजेंट के नाम से जानते हैं। हिंसबर्ग रिएक्शन यही होता है। अब देखें जरा, अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन है और यहाँ इसका रिएक्शन मैं करा रहा हूँ HNRH के साथ, क्या 1 डिग्री है या 2 डिग्री? 1 डिग्री है। 1 डिग्री अमाइन के साथ रिएक्शन कराऊंगा। ये रिएक्शन समझ में आ रहा है क्या होगा? बताओ बेंजीन के साथ क्या बनेगा बेटा? इधर सुनो और बताओ, क्या ये जो हाइड्रोजन है क्या ये एसिडिक हाइड्रोजन है? अगर ये एसिडिक हाइड्रोजन है तो इसका मतलब ये एसिड की तरह बिहेव कर सकता है, और अगर ये एसिड की तरह बिहेव कर सकता है तो क्या बेस में सॉल्युबल हो सकता है? तो सॉल्युबल इन एल्कली। लेकिन अगर देखना बेटा, अगर मैं यहीं पे 1 डिग्री अमाइन के बजाय 2 डिग्री अमाइन यूज करूं तो क्या होगा? क्या रिएक्शन तब भी होगा या नहीं होगा? होगा। करा तो आपने कहा सर मैंने 2 डिग्री हमने यहाँ पे अमाइन यूज किया, N एक R दूसरा R, क्या अभी भी रिएक्शन हो गया? चलो प्रोडक्ट जो बना वो क्या है? बेंजीन बन गया, S डबल बॉन्ड O N R R। क्या इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है? तो क्या ये सॉल्युबल होगा? तो इनसॉल्युबल इन एल्कली। क्या रीजन है बेटा एल्कली में सॉल्युबल ना होने का? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। अगर मैं 3 डिग्री के साथ रिएक्शन कराऊं, सेम रिएक्शन देखना, सेम रिएक्शन मैं 3 डिग्री के साथ कराऊं, क्या ये रिएक्शन होगा? रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एसिडिक। अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, हिंसबर्ग रिएजेंट कौन से अमोनिया के साथ रिएक्शन नहीं करता? प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शियरी अमाइन। टर्शियरी अमाइन के साथ हिंसबर्ग रिएजेंट कभी भी रिएक्शन नहीं करता। क्या रीजन है बेटा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। नोट करें इसको। मुझे कोई बताएगा कि वो कौन सा रिएक्शन जो हर चैप्टर में कभी पीछा नहीं छोड़ता? सल्फोनेशन। 5 रिएक्शन है, कौन से? एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ते हैं। कौन कौन से रिएक्शन है? पहला हेलोजिनेशन, दूसरा नाइट्रेशन, तीसरा सल्फोनेशन, चौथा फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और पांचवा फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो एट द एंड हमें ये रिएक्शन पढ़ना ही पड़ता है। तब अब अगली हेडिंग होगी आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने तरीके का होता है बेटा? 5। सबसे पहला कौन सा है? हैलोजिनेशन। लेकिन इससे पहले कि मैं हैलोजिनेशन पढ़ूं, देखें ज़रा, सबसे पहले ये पता, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में 2 बातें जाननी जरूरी है। एक तो अटैक कौन करेगा और अटैक कहाँ करेगा। अगर ये 2 बात आप सीख गए तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख गए। तो हमें सबसे पहले देखो, हमें ये तो पता, हर चैप्टर में हमें ये पता है कौन करने वाला है अटैक। हैलोजिनेशन में अटैक कौन करेगा? हैलोजन। नाइट्रेशन में NO2, सल्फोनेशन में SO3, रिडलक्रॉफ्ट एल्काइलेशन में एल्काइल, असाइलेशन में असाइल, ये अटैक करेगा। लेकिन अब कहाँ अटैक करेगा ये भी तो जानना है। तो इस केस में बताना जरा कहाँ अटैक करने वाला है, ऑर्थो, पैरा या मेटा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एनिलीन का इस तरीके से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। अब आप मुझे बताइए, इसका जो पोर्शन है, ये जो लोन पेयर है वो यहाँ पे है, तो कहाँ कहाँ जा सकता है? यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है और यहाँ पे आ सकता है। तो लोन पेयर 3 जगहों पे जा सकता है। तो अगर कभी भी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा तो इलेक्ट्रोफाइल इन तीनों जगहों पे अटैक कर सकता है, ऑर्थो पे अटैक कर सकता है और पैरा पे अटैक कर सकता है। तो इसीलिए आप कहते हैं कि NH2 ग्रुप जो है ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग या डायरेक्टिंग लिखते हो, डायरेक्टिंग। NH2 क्या है बेटा? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है या नहीं? लेकिन सोचो जरा, एक बात ध्यान देना, थोड़ी सी गलती अगर हो गई आपसे, थोड़ी सी गलती हो गई और आपने यहाँ पे NH2 के बजाय NH3+ लिख दिया, NH2 के बजाय आपने क्या लिख दिया? थोड़ी सी गलती, माइनर सी मिस्टेक, और आपने NH2 की जगह NH3+ लिख दिया। अब बताओ ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ मिलेगा? ऑर्थो पे। और अब अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रोफाइल है तो वो इलेक्ट्रोफाइल अब कहाँ पे जाएगा? मेटा पे जाएगा। अब बताओ NH3+ कौन सा ग्रुप है? ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, हाँ या ना? तो आपके पास NH2 है जो कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन NH3+ है, मेटा डायरेक्टिंग है। अब इसको ध्यान में रखते हुए हम आगे सारे रिएक्शन करने वाले हैं। सबसे पहला रिएक्शन हमारा है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन में हैलोजन आएगा, अटैक करेगा। आइए फटाफट रिएक्शन में लिख देता हूँ। मैंने क्या लिखा? ये रहा बेंजीन और इसके साथ जुड़ा मैंने NH2 और रिएक्शन कराया मान लो Br2 का। अब ध्यान देना बेटा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये बात समझ पाना कि Br2 का जब रिएक्शन आप करा रहे हो, अगर गलती से आपने पोलर सॉल्वेंट डाल दिया, इस बात को ध्यान देना। कौन सा सॉल्वेंट है ये? पोलर सॉल्वेंट। तो आपका रिएक्शन गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो NH2 है ये इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर है कि ऑर्थो पैरा अपना पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। तो जो भी ब्रोमीन आएगा वो जितना ऑर्थो पे जाएगा उतना ही पैरा पे जाएगा, यानी कि सारे के सारे जो ग्रुप हैं वो क्या हो जाएंगे? ब्लॉक हो जाएंगे। याद करो, एल्कोहल में भी मैंने शायद ये बात आपको बताई थी कि ये भी ग्रुप ब्लॉक हो गया था और ये भी ग्रुप ब्लॉक हो गया था, ये ग्रुप भी ब्लॉक हो गया था, हर एक पोजीशन ब्लॉक हो गया था Br से। याद आ रहा थोड़ा बहुत? और उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आपने वहाँ पे नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज किया था, CS2। तो अगर आप यहाँ पे भी अगर आपने नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज किया है तो ये नहीं बनेगा, सिर्फ एक बनेगा। लेकिन अगर आपने पोलर सॉल्वेंट यूज किया है तो ये बनेगा। तो ये इसे वाइट प्रेसिपिटेट, ये इसका नाम बता सकता है कोई? हाँ, 1 2 3 4 5 6 क्या होगा? 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ये इसका नाम हो गया। अब एक बात बताओ, मैं आपको बता दूं, ये इसका भी वही कलर होता है जो अल्कोहल के साथ हुआ करता था, वाइट प्रेसिपिटेट। ये भी वाइट कलर का एक पीपीटी तैयार होता है। और लेकिन अब आपके दिमाग में हो सकता है ये सवाल आए कि क्या हम कभी भी मोनो सब्स्टिट्यूएंट नहीं तैयार कर सकते? क्या कर सकते हैं, लेकिन ज़रा सबसे पहले सवाल दिमाग में होना चाहिए कि आखिर ये गलती हो क्यों रही है? क्यों ब्रोमीन हर एक पोजीशन पे जा रहा है? लोन पेयर की वजह से। क्यों? क्योंकि लोन पेयर पूरी तरह से बेंजीन रिंग के अंदर जा रहा है, इसलिए ब्रोमीन हर जगह जा रहा है। अगर कोई ऐसा ग्रुप हम इस नाइट्रोजन के साथ लगा दें कि इसका लोन पेयर बेंजीन के अंदर जाने के बजाय बेंजीन के बाहर जाने लगे तो काम हो सकता है। हाँ, कोई ग्रुप है आपकी नज़र में? ठीक है, ये लगा देता हूँ। देखो मैंने क्या किया, मैंने इस NH2 का रिएक्शन, ध्यान से देखो, ये जो NH2 है
इसका रिएक्शन करा दिया CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। अभी थोड़ी देर पहले कराया था ये रिएक्शन, याद आ रहा है? क्या बना होगा बताओ? ये हाइड्रोजन टूट के किसके पास जाएगा? O के पास, और ये नाइट्रोजन किसके साथ जुड़ेगा? C के साथ। और ये बना आपका जो फाइनल जो प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा अभी, बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है N और N के साथ जुड़ा है H और C डबल बॉन्ड O और CH3। अब जरा बताओ इसका लोन पेयर बेंजीन रिंग के अंदर आएगा या बाहर निकलेगा? अब बाहर जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये डबल बॉन्ड अगर ऐसे घूमेगा, यहाँ माइनस आएगा यहाँ प्लस आएगा, तो लोन पेयर बाहर की तरफ मूव करने लगा। मैं अंदर भी जाएगा लेकिन उतना नहीं जितना कि पहले बाहर खींचने वाला कोई नहीं था, तो पूरा का पूरा अंदर जा रहा था। अभी बाहर खींचने वाला है, तो इसलिए पूरी की पूरी तरह से आपका ये बेंजीन रिंग के अंदर ये नहीं जा पाएगा, और उस केस में चांसेस कम हो जाएंगे। अब आप अटैक किसको कराओगे बेटा? अब आप Br2 का अटैक करा दो, और जब आप Br2 का अटैक करोगे, आप Br बताओ या तो ऑर्थो पाएगा या तो पैरा पे। ऑर्थो पे नहीं आ पाएगा, क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा ग्रुप बल्कियर ग्रुप है, तो कहाँ जाएगा? पैरा पोजीशन पे। और जब ये ब्रोमीन पैरा पोजीशन पे पहुंच गया, अब ये पैरा पोजीशन पे पहुंच गया ब्रोमीन, अब आपको ये तो बनाना बाद में, जैसे वो पैरा पोजीशन पहुंचा तो आप कह रहे थे ये तो हमें बनाना ही नहीं था, हमें तो क्या बनाना था? NH2 के साथ पैरा पोजीशन। अब इसको हटाना भी तो पड़ेगा। अब आप इसमें H प्लस OH माइनस डाल दीजिए, NH2O डाल दीजिए, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, इसको H मिलेगा और इसको H मिलेगा, इसको H मिला, इसको H मिला, और फाइनली जो आपको चाहिए था NH2 मिल गया, यहाँ पे आया ब्रोमीन। फिर से बताना बेटा, अगर आपको मोनो सब्स्टिट्यूएंट चाहिए तो क्या एक सिंगल स्टेप में रिएक्शन होगा? नहीं, सबसे पहले आप एसिड एनहाइड्राइड के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे, और इसका रिएक्शन कराने के बाद तब जाकर के आप ब्रोमिनेशन कराएंगे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ब्रोमिनेशन कराएंगे तो आपको वाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका हेलोजिनेशन फॉर मोनो सब्स्टिट्यूएंट, ये वाला प्रोसेस आप याद रखेंगे। नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन के बाद अब आता है मैं नाइट्रेशन यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि अभी अपने पास जगह है। ओके, नाइट्रेशन में मुझे कोई बताएगा कि प्रॉपर प्रोसेस क्या होता है हमेशा की तरह? पहले तो हमने बेंजीन के साथ ऊपर लगाया NH2, रिएक्शन किसके साथ कराऊंगा? HNO2 के साथ या HNO3 के साथ? ठीक है, और किसके प्रेजेंस में? ओ माय गॉड, इधर देखो, अगर मैंने H2SO4 के साथ इसका रिएक्शन किया तो इसका प्रोडक्ट उम्मीद से अलग बनता है। क्या बनता है देखो, और क्यों बनता है वो भी अभी बताऊंगा। और हालांकि आपको पता है क्यों बनता है। NH2, एक NO2 मिलेगा ऑर्थो पे, एक NO2 मिलेगा मेटा पे, और एक NO2 मिलेगा पैरा पे, यानी कि इसमें 3 चांसेस पॉसिबल है। सवाल ये है कि अगर ये ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग है तो 3 चांसेस क्यों पॉसिबल है? एनीवन, कोई बताएगा? अगर ये ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग है, NH2 अगर ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग है तो 3 चांस क्यों मिला? हाँ बोल बेटा। यस, ऑर्थो इस बार सिर्फ 2% बनता है, ये 47% मेटा बनता है, और 51% आपका पैरा बनता है। सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि 47% आपका मेटा बन रहा है जबकि ऑर्थो पैरा ही बनता था? उसका रीज़न ये H2SO4 है। H2SO4 एसिड है, तो क्या वो H+ को इसको भेजेगा इसके पास और क्या बना देगा? NH3+, और NH3+ क्या है? मेटा डायरेक्टिंग, इस वजह से ये मेटा सब्स्टिट्यूएंट दे रहा है। अगर इसके पहले वाले में क्यों नहीं हुआ ऐसा? क्योंकि उसमें आपने क्या यूज नहीं किया? एसिड नहीं यूज किया, वहाँ पे एसिड नहीं यूज किया, इस वजह से ऐसा हुआ। यहाँ पे आपने एसिड यूज किया है प्रॉपर, इस वजह से रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये रहा आपका नाइट्रेशन। इसके बाद आया आपका सल्फोनेशन। तो क्या कोई मुझे बताएगा सल्फोनेशन क्या होता है? किसका रिएक्शन कराऊंगा मैं?
H2SO4 का रिएक्शन किसके प्रेजेंस में? H2SO4 के। ओके, अभी H2SO4 है तो क्या ये बेंजीन के ऊपर जाएगा या नाइट्रोजन के ऊपर जाएगा? नाइट्रोजन के ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि बेस है और एसिड है। ये H2SO4 एसिड है, NH2 बेस है, तो उसके ऊपर जाएगा। और जैसे उसके ऊपर गया तो देखो प्रोडक्ट, ध्यान से सुनते रहना, प्रोडक्ट क्या बना? ये बना NH3+ और HSO4-, ऐसा बना होगा। फिर बाद में वाटर के मॉलिक्यूल इससे रिलीज हुए, और जैसे वाटर के मॉलिक्यूल इससे रिलीज हुए होंगे ये बना होगा। देखना ध्यान से, जैसे वाटर के मॉलिक्यूल इससे रिलीज हुए तो आपने कहा कि यहाँ से ये थोड़ा सा शिफ्ट होता है बेटा, और ये रहता है NH3+ और ये पैरा पोजीशन पे आ जाता है SO3-। अब SO3- जो यहाँ से आया, ध्यान सुना, मैं वाटर के मॉलिक्यूल में हटा दिए, तो वाटर के मॉलिक्यूल अगर हमने हटा दिए हैं तो एक ऑक्सीजन यहाँ से हटेगा, एक हाइड्रोजन हाँ यहाँ से हटेगा, तो हमारे पास जो रिएक्शन क्या बेटा है ना, एक हाइड्रोजन यहाँ से, यहाँ वाला एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुआ है, ठीक है। अभी बताओ, अब यहाँ पे जो SO3- दिख रहा है, एक ही कंपाउंड में एक के पास पॉजिटिव चार्ज है और एक के पास नेगेटिव चार्ज है, यानी एक ही कंपाउंड में पॉजिटिव आयन भी है, नेगेटिव आयन। इसे ज्विटर आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्विटर आयन। हाँ, इसे बोलेंगे ज्विटर आयन। ज्विटर आयन क्यों होता है? ज्विटर आयन क्यों होता है बेटा? जब एक ही कंपाउंड में कोई पॉजिटिव आयन का होल्डर भी हो, नेगेटिव आयन होल्डर भी हो, तो उसे ज्विटर आयन बोलते हैं। तो उसमें रीअरेंजमेंट होता है, या ऑक्सीजन हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट होकर इसके पास आता है और फिर इससे बन जाता है, ये रहा NH2 और ये रहा HSO3, ठीक है। ये फाइनल प्रोडक्ट है। अच्छा, फिर अब एक सवाल है, क्या फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होगा या नहीं होगा? तो अब इसको ऐसे सोचते हैं, AlCl3 क्या लेविस बेस है या लेविस एसिड है? 3 लेविस एसिड है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। और NH3 क्या है? लेविस बेस, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो भैया इस बार अगर आप एल्काइलेशन या एसाइलेशन कराते थे तो एल्काइलेशन और एसाइलेशन में जो कैटलिस्ट था वो क्या था? AlCl3। अब AlCl3 कैटलिस्ट के बजाय खुद ही रिएक्शन करना शुरू कर देगा। तो तुम किसी को लेके आए हो मदद करने के लिए, वो खुद ही रिएक्शन कर जाए, तो फिर प्रोडक्ट जो बनना चाहिए था वो बनेगा क्या? अतुल सर वाला केस। तो इस केस में यहाँ पे AlCl3 मदद करने के बजाय खुद ही रिएक्शन कर जाता है, और इस केस में जो प्रोडक्ट बनना चाहिए था वो प्रोडक्ट नहीं बनता। और इस वजह से हम लोग बोलते हैं कि एनिलीन के साथ एल्काइलेशन या एसाइलेशन नहीं होगा। एक नोट करके एक पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, एनिलीन डज नॉट गिव या एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा हिंट भी दे देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये देखो एनिलीन है, ये एनिलीन है और इसके पास लोन पेयर है। आप जब इसका रिएक्शन कराते थे CH3Cl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ, जब आप CH3Cl के साथ इसका रिएक्शन कराते थे इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, याद आ रहा है? AlCl3। तो AlCl3 के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो ये भैया इसकी मदद करने के बजाय इससे तो मिल जाता, अरे यार कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला मिल रहा है, मुझे तो इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसके साथ रिएक्शन कर जाता है। तो भैया ये फिर आपस में रिएक्शन नहीं कर पाता क्योंकि इनका काम हो जाता। तो इस वजह से आप कहेंगे कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन इसमें पॉसिबल नहीं है। क्या लिखा मेरा आपने? एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन बिटवीन aniline and Lewis acid, ब्रैकेट में लिख देंगे AlCl3, aniline and Lewis acid ब्रैकेट में लिखेंगे AlCl3। इन दोनों के बीच में सॉल्ट फॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से ये रिएक्शन काम नहीं आ पाता। तो ये रहा आपका केमिकल प्रॉपर्टी जिसको आपने अभी समझा है। कुछ क्वेश्चंस फटाफट करेंगे और उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी आपकी कंप्लीट होती है। ठीक है, इसे इरेज करो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। रिएक्शन है, कंप्लीट द फॉलोइंग एसिड बेस रिएक्शन एंड नेम ऑफ द प्रोडक्ट।
पहला क्वेश्चन है इसमें, CH3 CH2 CH2 NH2 प्लस HCl, बताओ बेटा। हाँ, NH2 HCl, बताओ क्या होगा। CH3 CH2 CH2 NH3 प्लस Cl माइनस, ये तो बनेगा। बताओ इसका नाम क्या है। हाँ, मिथाइल सॉरी ये क्या, 1 2 3 प्रोपाइल अमोनियम सॉल्ट। अगला है, हाँ दूसरा है, यहाँ पे लिखा हुआ है CH3 CH2N CH2 CH3 CH2 CH3 प्लस HCl। मेरे ख्याल से उम्मीद है कि आप बना लोगे। बताओ क्या करेंगे बस। हाँ हाँ, H इसके पास जाएगा और क्या बन जाएगा, CH3 CH2 का होल थ्राइस NH प्लस Cl माइनस। बताओ क्या है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वाटरनरी मिथाइल अमोनियम ट्राई इथाइल अमोनियम सॉल्ट। क्या, क्वाटरनरी ट्राई इथाइल अमोनियम सॉल्ट। Write the reaction of the final alkylation product of aniline with excess of methyl iodine। तीसरा सवाल है, एनिलीन है, ये NH2 है बेटा, और मिथाइल आयोडाइड यानी CH3I के साथ इसका रिएक्शन कराना है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन Na2CO3 सॉल्यूशन के प्रेजेंस में आपको ये रिएक्शन कराना। एक्सेस है ये, ध्यान देना, ये जो है ये क्या है, एक्सेस है। बताओ क्या होगा प्रोडक्ट, क्या हो जाएगा। सबसे पहले सबसे पहला N, तो N आया, इसके साथ आया CH3 और एक H यहाँ पे, यही ना। दूसरे स्टेप में फिर से इसका रिएक्शन हुआ, CH3I के साथ क्या बन जाएगा, N, एक CH3 यहाँ पे है और एक CH3 यहाँ पे है। अभी एक्सेस है ना, तो ये ख़त्म तो होगा नहीं, क्या होगा, CH3I, तो क्या बन गया, NCH3 का होल थ्राइस प्लस, और आगे बताओ बेटा, I माइनस, ठीक है ना। तो इसी के साथ आपका ये केमिकल प्रॉपर्टी इसका कंप्लीट हुआ। अब इसका एक छोटा सा टॉपिक अलग से बचा है, डायजोनियम सॉल्ट, 10 मिनट का, उसके बाद फिर आप लोग अपने अपने घर जा सकते हैं।